बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हो गए हैं, लेकिन बाज़ गश्त अभी भी सुनाई दे रही है। इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात का सिलसिला चल रहा है। और आज हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत ने इल्ज़ामात नहीं लगाए, बल्कि उससे इसको तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम कहें। सोचें, अगर आप एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के बारे में ये कह रहे हैं कि जनाब वो एक आलमी साजिश का हिस्सा है, तो ये इल्ज़ाम से बढ़ के बहुत कुछ है। ये क्या हो रहा है, इस पर बात करनी है। फिर हम और भी बहुत सारे मौजूद बात करनी है। जहांगीर तरीन ग्रुप के एक रुकन की आज गिरफ्तारी हुई है। ये क्या हुआ है और क्यों हुआ है, इसके क्या असरात निकलेंगे। कल एक और ज़िमनी इलेक्शन है, बड़ा इंटरेस्टिंग, सियालकोट में होना है, उसमें क्या हो सकता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि भाईजान आज़ाद कश्मीर का मैदान तो हमने मार लिया है, अब अगली बारी फिर जरदारी नहीं होगी सिंध में, अगली बारी हमारी होगी सिंध में। तो पीटीआई सिंध में क्या करने जा रही है, क्या कर रही है, सारे मौजूद बात करेंगे। मेहमानों का भी तारुफ कराते हैं, लेकिन बल्कि हमारे मौजूद मेहमान मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब अली मोहम्मद खान साहब, अपनी रिवायती मुस्कुराहट के साथ। सर बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। वालेकुम अस्सलाम। जनाब अज़मा बुखारी साहिबा, स्पोक्स पर्सन पंजाब PMLN, बहुत बहुत शुक्रिया। अज़मा साहिबा से ईद से एक दिन पहले हुई थी, हमने लाइव शो में बात की थी, बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया था। आज ज़ाहिर है माहौल उससे मुख्तलिफ होगा, सियासी बातचीत होगी। और हमारे हरदिल अजीज़ जनाब नबील कबूल साहब तशरीफ़ फरमाएँ, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो पाँचों घी में भाई 11 सीटें आ गई हैं और सेट है मामला बड़ा। अच्छा अज़मा साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ, इसमें मैं अपनी ओपिनियन से आगाज़ करता हूँ, क्योंकि जब भी नवाज शरीफ साहब पे गद्दारी फलां के इल्ज़ामात लगते हैं तो मैं बगैर लगी लिट्टी रखे ही कहता हूँ कि भाई ये बहुत ही छोटी हरकत है कि आप एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पे आप इस तरह के इल्ज़ामात लगाएं। और हमारे पैनल में अली मोहम्मद खान साहब हैं, जिनको मैं बात पे अप्रीशिएट करता हूँ कि उनकी अपनी पार्टी के कुछ लोगों की राय इसके बरक्स है, लेकिन उन्होंने हमेशा टेलीविजन पर भी ये कहा है कि भाई हमारे इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन ये कोई गद्दार नहीं है, कोई गुस्ताख नहीं है, सर्टिफिकेट्स हमें नहीं बांटने चाहिए, चाहे भुट्टो साहब का मामला हो या नवाज शरीफ साहब का मामला। उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कहा है। अब आप भी तो वही काम कर रहे हैं ना, फिर तो अली मोहम्मद खान साहब जैसे लोगों की भी पार्टी में पोजीशन खराब होती होगी, क्योंकि आप ये नहीं कह रहे कि इलेक्शन धांधली हुई, ये सब आप कह रहे हैं आलमी साजिश का हिस्सा है। तो फिर कल को ये आपको मोदी का यार गद्दार कहें तो फिर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, इसलिए कि आप भी इन पर एग्जैक्टली वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आलमी कुव्वतों के साथ मिलकर कश्मीर को फतह करने के लिए इमरान खान ने आलमी साजिश कैसे बन गए। एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर पे ये तनकीद तो नहीं होनी चाहिए ना अज़मा बुखारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बदामी साहब, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हालात और वाक़यात उसको जो है वो कोरॉबरेट भी करते हुए नजर आने चाहिए। आपको याद है एक बड़ा शोहरा आफाक इमरान खान साहब का जो है वो अमेरिका की गुलामी से निकलते ही जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के दरबार में हाजिरी का एक दौरा हुआ था, जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब और उनके जब ये बाहर निकले उन्होंने कहा जी उन्होंने हमें सालसी की जो है वो ऑफ़र की है, जिसको बाद में इंडिया ने आउटराइटली रिजेक्ट भी कर दिया। और उसके बाद बहुत सारे मामलात हैं। मोदी का इलेक्शन था, मुझे ये बताइए कि मोदी जो है वो पहले जब वज़ीर आला था तो वो ऑलरेडी बाबरी मस्जिद के ऊपर जो है वो एक बहुत बड़े जो है उसके एक बैकग्राउंड है, उसको हिटलर और वो जो कुछ आज उसको इमरान खान साहब कहते हैं उनको पहले भी मालूम था। मतलब उन्होंने उनके आने की दुआएं की और स्पेसिफिकली ये जुमला कहा कि मोदी के आने से मसला कश्मीर हल हो जाएगा। और उसके बाद जब मोदी ने जो वो 73 साल में वो एक तज्जिया था ना जो कि गलत हुआ है, इसमें दुआएं क्या मतलब, कोई मुसल्ला बिछा के बैठ, एक तज्जिया था जो गलत साबित हुआ और फिर उन्होंने भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज की अकॉर्डिंगली इमरान खान साहब ने। नहीं, उन्होंने कहा मैं नहीं उनका नहीं, आप कोट एंड कोट जरा उनके निकाल लीजिए अगर आपके पास नहीं है, वरना मैं कोशिश करती हूँ निकाल के आपको भिजवा दूँ। उन्होंने कहा कि मैं जो है मैं दुआ कर रहा हूँ कि मोदी जो है वो जीत के आए ताकि मसला कश्मीर हल हो सके। अब उसके बाद मोदी के आते ही विद इन फ्यू मंथ्स मोदी जो है वो 370 इन्वोक कर लेता है और वो कश्मीर को जो है वो जो अभी तक एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी था, अब कॉन्स्टिट्यूशनली भी और इंटरनेशनली भी अब वो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी उनके कानून के मुताबिक नहीं रहा, जो एक हमारी स्टेटेड पोजीशन थी वो नहीं रही। उसके बाद तो अज़मा साहब देखें अगर आप इसको एक साजिश से ताबीर कर रही हैं, मैं आपसे सवाल पूछूं, अगर आपको इसको साजिश से ताबीर कर रही हैं तो फिर तो पीटीआई को भी हक देना कि वो पूरा एक थ्योरी बनाए कि देखो ये वजीर आजम थे, महमूदीन का यार था, पहले इसराइल को बोला कि इमरान खान के फ़ोन टेप कराओ, फिर घर पे शादी में बुलाया, फिर जंदाल के साथ मिले, फिर ये किया, फिर वहाँ उसने बयान दिया मुहिबुल्लाह ने, अफगानिस्तान वाले ने, इन्होंने यहाँ मुलाकात की, फिर प्लान बना, फिर मीटिंग हुई, फिर इन्होंने कहा आज़ाद कश्मीर में अगर हम हारे तो हम शोर मचाएंगे, इन्होंने ये किया, फिर इनको भी इजाज़त दें, फिर इस तरह कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे पाकिस्तान चलता रहेगा। बहुत ही मासूमाना जो है ना वो तुमने स्टोरी बिल्ड करने की कोशिश की है। वज़ीर आज़म जो है जिस वक्त ये सब हुआ उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान थे, वज़ीर आज़म कोई और नहीं था।
और इमरान खान साहब का ये कहना है मैं अब क्या करूं, मुझे बताएं अब तो मैं क्या मोदी कर को जब सकता अपने हूं। घर पर बुलाया और वो तभी एक वजीर जुम्मे आजम जो है नवाज 20 शरीफ साहब थे मिनट ना, धूप कोई में और खड़ा नहीं करके थे, उसके बाद वो और घर अब बैठ गए। बुचर ऑफ एक गुजरात मिनट, था उस वक्त एक भी। जो इंपॉर्टेंट बात, जी मैं एक इंपॉर्टेंट बात जो इस रेफरेंस से करना चाहती हूँ वो ये है कि आपको याद है कि तकरीर बहुत अच्छी की है यूएन के अंदर, इसके ऊपर उन्होंने बड़ा सेलिब्रेट किया, वर्ल्ड कप जीत के आया हूं मैं, ये हो गया है वो हो गया है। और दूसरी तरफ हालात ये थे कि हम 16 मेंबर जो है ममालिक इकट्ठे नहीं कर सके नहीं थे तो सारी गवर्नमेंट की खामियां है ना, लीबिया के इस पे तो खिलाफ मैं आपसे एग्री कर रहा हूं। फाइल करने के लिए। मैं आपसे कह रहा हूं, आप आलमी साजिश का, आलमी कुव्वतों का आला-ए-कार समझती हैं आप इमरान खान को? कन्विंस हैं हम इस बात पे ऑन अ सीरियस नोट, सीरियसली? देखिए मैं समझती हूँ या नहीं समझती ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है, मैटर ये आपकी करता पार्टी है के कि लोगों ने कश्मीरी कहना क्या शुरू कर दिया, समझता है। इसलिए मैं खुद मैटर गई करता है हूँ, ना। मैं खुद, एक मिनट, मैं खुद कश्मीर गई हूँ बदामी, और वहां पर हर बंदे के बच्चे की जबान पे है कि बच्चा बच्चा कट मरेगा, कश्मीर सूबा नहीं बनेगा। अब शेख रशीद का भी एक क्लिप चल रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि सूबा बनाने के लिए जो है वो सारी तैयारी हो गई है। इमरान खान साहब खुद स्टेटेड पोजीशन है उनकी कि उन्होंने कहा कि मैं रेफरेंडम भी कराऊंगा, मैं वो जो करूंगा। आप पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। बताएं, अली मोहम्मद खान सर जवाब ले लेता हूं, ठीक है, ये आपका, ये आपने इब्तिदाई मुकदमा दे दिया, ठीक है, सही है भाई। अली मोहम्मद खान साहब वो कन्विंस है भाई कि ये ऐसे ही नहीं है सारे मामला, ये है किसी एक प्लान का हिस्सा है जो कुछ हो रहा है। आप मुस्कुरा रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया बदामी साहब। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। देखें, मेरे ख्याल में बड़ा सीधा सादा मामला हुआ है। तीनों बड़ी जमातों ने वहाँ जम के कैंपेन की है। सही है, हाँ, कैंपेन करने के तरीके तीनों के डिफरेंट थे। सही है। मत भूलें कि हम वो जमात हैं जिसकी कश्मीर में कभी हुकूमत नहीं रही, और हम वहाँ हुकूमत के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहे थे। सही है। वज़ीर आज़म अभी भी नून लीग के हैं, इलेक्शन कमीशन वहाँ का उनका लगाया हुआ है, पुलिस में सारे लोग इनके हैं और सारे अफसरान वगैरह भी इन्हीं के वहाँ पे लगाए हुए थे। तो ये ऐसे ही है जैसे आप एक बिल्कुल एक स्टेटस को के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी वहाँ हुकूमतें रही हैं, उनके भी लोग वहाँ मौजूद रहे हैं, अफसरान भी होंगे, ज़ाहिर उनका असर रसूख था। तो एक इनकम्बेंसी फैक्टर होता है कि कश्मीरियों के, आज़ाद कश्मीर के वो मसाइल, देखिए जो कश्मीर की जो पॉलिसी है जो मकबूजा कश्मीर के हवाले से, उसमें तो कश्मीरियों को भी इसका पता है, और जो भी कोई थोड़ी बहुत समझ बूझ रखता है उनको पता है कि हुकूमतों के आने जाने से रियासत पाकिस्तान की मकबूजा कश्मीर के बारे में पॉलिसी 1 इंच नहीं हिल सकती, चाहे मियाँ साहब हो, खान साहब हो, जरदारी साहब हो, या कोई फौजी आमिर हो। तो वो उस तरफ से तो कश्मीरी बिल्कुल वो सेफ फील करते हैं, उनको पता है पाकिस्तान मरते दम तक उनके साथ है। हुकूमतों के आने जाने से उस पर कोई, हाँ, जो चीज़ उनके लिए मैटर करती थी वो ये है कि भाई उनके एवरीडे के जो मसाइल हैं, एजुकेशन, हेल्थ, रोड्स के, ये काफ़ी सारे उनके, काफ़ी करप्शन के, जॉब्स जो है मेरिट पे ना होना, वहाँ टूरिज़म सेक्टर को उस तरह का फ़रोग ना मिल सका। हालांकि दुनिया के खूबसूरत तरीन नज़ारे वहाँ मौजूद हैं, चाहे आप नीलम वैली में जाएँ, बाग जाएँ, रावलाकोट साइड पे। तो हम तो इन चीज़ों को लेके गए, ये जो वहाँ नैरेटिव लेके गए, बेहतर होता कि मरियम बीबी जब वहाँ गई, वो हम पे भी क्रिटिसाइज करती लेकिन साथ अपनी परफॉर्मेंस भी बताती। वो इमरान खान से शुरू करके इमरान खान पे ख़त्म कर रही थी, और जब वो नैरेटिव मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने और जनाब बिलावल साहब वहाँ ये लेके गए कि खान साहब ने कश्मीर बेच दिया, तो ये चीज़ बिल्कुल इनके खिलाफ गई है। ख़ासकर इलेक्शन की रात, उससे एक दिन पहले जब मियाँ साहब ने, हमदुल्ला मुहिब जो पाकिस्तान का एक दुश्मन है जिसने गाली दी हमारे मुल्क को, मुझे नहीं पता उनको क्यों मिलने की जरूरत उस वक्त पड़ी, वो भी इनके खिलाफ नेगेटिव गया है। और आखिरी बात यह है कि कश्मीरी ये फील करते हैं कि एक नई जमात को वहाँ मौका दिया जाए, जो पाकिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं उनको यहाँ भी मौका दिया जाए, और एक देखा जाए कि वो उनकी ज़िंदगी में क्या चेंज ला सकते हैं। ये जमातें तो 2-2, 3-3, 4-4 बार वो नहीं ला सके, सिंपल एज दैट। बाकी ये गद्दारी मदारी की बातें चलती रहती हैं, ये मैं समझता हूँ इन चीज़ों से निकलें। कोई पाकिस्तानी जो है, और ये आप कह चुके हैं कि अगर आपकी साइड से हो तो भी गलत है, गद्दारी नहीं कर सकते। और ये आप कह चुके हैं, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ। देखें, कोई भी कहे, देखें बादामी साहब, मैं अर्ज करता हूँ, आप पॉलिसी पे एतराज करें, जैसे हमारी कश्मीर पॉलिसी पे किसी को एतराज है, उस पे आप एतराज करें, लेकिन ये कहना कि खान साहब ने कश्मीर बेच दिया, ये कोई मजाक है? खान साहब क्या आप कोई बेहतर आदमी, कि आपको किसी बेहतर आदमी के बेटे हैं जो आप समझते हैं कि आप बड़े कोई मुहब्बत पाकिस्तानी हैं? और खान साहब देखिए, इसी तरह यहाँ पे भी है कि हम मियाँ साहब को गद्दार ना कहें, हाँ उनकी पॉलिसी पे एतराज करें कि अगर एक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म जिसको कश्मीर से मोहब्बत है, वो हिंदुस्तान जाकर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता?
उसको मिलना चाहिए था। इसी तरह एक पाकिस्तानी वजीर आजम जो है वो वजीर आजम हाउस में हेड ऑफ स्टेट के लेवल पे मुलाकात करे, लेकिन जाती लेवल पे जब घर की शादियों पे बुलाते हैं, लोगों ने उस पर तनकीद की। मैं गद्दार नहीं कहता, लेकिन मैं समझता हूं इतराज करना ये सबका वो हक उस है, लेवल पे गद्दारी का मुनासिब सर्टिफिकेट नहीं है। देना। क्या इनको पता नहीं था, सही क्या है। इनको पता नहीं था कि ये मोदी जो है गुजरात में जो है मुसलमानों का ठीक है, कातिल मैं है। जरा नबील भाई से, जहां ठीक तक है। इमरान खान साहब की बात, अभी आखिरी बात, हाँ। इसका भी जवाब सुन लें। यहाँ पे अभी अज़मा बुखारी साहबा ने भी बात की है, मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग ये बात करते भी हैं कि खान साहब ने मोदी के बारे में क्यों ये बात की कि वो आए तो मसला कश्मीर हल हो। मत बोलें कि उस मोदी को दुनिया के सामने उसका असल चेहरा लाने वाले भी इमरान खान साहब हैं। हिटलर से उसको इक्वेट किया और उसकी आरएसएस थियोलॉजी को नाजिज्म से इक्वेट किया, लेकिन उसके आने की उन्होंने एक ख्वाहिश का इजहार उस वक्त इसलिए किया था कि जब भी मसला कश्मीर पे बात आगे बढ़ती, वहां के जो हिंदुत्व थियोलॉजी वाले हैं, यही बीजेपी उसमें जो है वो उसके खिलाफ वहां पे बहुत बड़ी आवाज उठाती थी और मसला हल नहीं होता था। तो ये एक सोच थी कि अगर एक ताकतवर वजीर आजम हिंदुस्तान में आए जिसके साथ बीजेपी वाले सारे हों, वो फैसला कर सके। लेकिन जब वो आया और उसने गलत हरकत की, उसके बाद इस दुनिया में मोदी को सबसे ज्यादा पॉलिटिकल नुकसान अगर किसी ने पहुंचाया है वो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब। नबील कबूल साहब, आप लोग तो मुतमईन है ना, 3 से 11 सीटें हो गई, सारा कुछ हो गया। और कल मेरे प्रोग्राम में थे एक नून के नुमाइंदे, पीपल्स पार्टी के नून के नुमाइंदे ने कहा हम समझते हैं धांधली उसी ने की आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में जिसने 2018 में की थी। पीपल्स पार्टी वालों ने कहा भाई पीटीआई ने की थी, बस खत्म। तो ये आप लोग का ओके हो गया, मेरा ख्याल है सेट हो गए सारे मामला। अब आप किसी पे इल्ज़ाम भी नहीं दे रहे, सीटें भी 3 से 11 हो गई हैं सबको। अब आप ये फिक्र करें कि अली मोहम्मद खान साहब आ रहे हैं सिंध फतह करने के लिए, अब बड़ी संजीदगी से सिंध ही है आपके पास और वो आ रहा है। well, ये वसीम, मैं समझता हूँ कि इमरान खान की बहुत पुरानी ख्वाहिश है कि सिंध के अंदर जो है पीटीआई को मजबूत बनाया जाए और सिंध के अंदर जो बड़े बड़े नाम हैं उनको पार्टी में लिया जाए। कोशिश भी उन्होंने की, मरूम मुमताज़ भुट्टो भी पीटीआई में चले गए, लियाकत जतोई साहब भी थोड़े दिनों पहले अरबाब गुलाम रहीम साहब गए, बड़े नाम गए, अरबाब गुलाम रहीम गए, बड़े बड़े नाम गए, लेकिन डिलीवर कोई कुछ जो है नहीं कर सके जो वो चाहते थे। सही है। अब आप कश्मीर से सिंध पे आए हैं तो मैं क्या कश्मीर की बात करते, कश्मीर अब पास्ट में चला गया है। सही है, हाँ। मैं कश्मीर की बात क्या करूं? वो एक इलेक्शन 25 को हो गया, वो पास्ट में सिंध में बताएं कि देखिए तो अभी अगले इलेक्शन नहीं, मैंने इसीलिए कश्मीर का खाली तस्करा करके मैं आगे अपने अगले मौजू की तरफ, सिंध की तरफ। और वो ये है कि अब 2 साल बाकी हैं इलेक्शंस में, तो बड़े राइट टाइम पे, और पीटीआई ने बड़ा यानी वज़ीर आज़म लेवल पे बार बार वो मिल रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं। वो अगर अभी इस स्टेज पे उन्होंने कैंपेनिंग शुरू कर दी सिंध के लिए, तो ये 2023 में ये तो नहीं कि आपका तख्ता उलट देंगे, क्योंकि जड़ें बड़ी मजबूत है पीपल्स पार्टी की, लेकिन एक डेंट, एक नुकसान नहीं पहुंचा सकते, कंसिडरेबल लॉस नहीं पहुंचा सकते आप लोगों को ये सिंध में, आपके ख्याल में? कराची देखें ना, कराची तो ले गए। देखिए मैं ये समझता हूँ वसीम, जो सबसे बड़ा ख़तरा था 2018 के इलेक्शन में था, वो ख़तरा हमारे ऊपर, हमारे सर से टल चुका है। और मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि मैं किस खतरे की बात कर रहा हूँ। हाँ। तो वो खतरा हमारे सर से टल चुका है। अब मैं नहीं समझता हूँ कि इसको आसान अल्फाज में क्या कहूँ, क्या आप ये कह रहे हैं ना कि हमारी सेटिंग हो गई, आप यही आसान अल्फाज में यही कह रहे हैं ना? यार देखो, आप जितने मासूम लगते और दिखते हो वो हो नहीं, तो मैं जानता हूँ, बाकी ये मेरे 2 साथी नहीं जानते होंगे। अच्छा। लेकिन आप समझदार बहुत हैं, ठीक है, समझे ना? तो समझदार को इशारा ही काफी है। हमें 16 सीटें कहा गया था कि देंगे कश्मीर में, हमें 11 मिला, हम फिर भी उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। किसने कहा? लेकिन मैं ये मतलब वोटर्स ने कहा, और किसका नाम लूँ मैं? अच्छा। तो मैं ये कहूँगा कि सिंध के अंदर पीटीआई के दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि वो छुट्टल कारतूस जितने भी हैं उनको आजमा चुके हैं वो पहले। तो उनको देखे, मैंने पहले भी इमरान खान जब मुझे अप्रोच किया, अली मोहम्मद खान को पता है, और जब मेरे साथ उनकी बातचीत हुई थी 2013 में, तो उस वक्त वो कहते थे कि जी इलेक्टेबल्स मुझे नहीं चाहिए, मुझे पार्टी के अंदर वो लोग चाहिए जो लॉयल्टी दिखाए पार्टी को, ये दिखाए। फिर उनका बयानिया चेंज हुआ और उन्होंने कहा मुझे इलेक्टेबल्स चाहिए। तो अब वो इलेक्टेबल्स के पीछे सिंध में जा रहे हैं। अब सिंध में इलेक्टेबल्स वो हैं जो 2018 में हार चुके हैं, जो जीडीए में गए थे और वो इलेक्टेबल्स थे। तो वो सारे हमारे दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन अब जिनके पीछे वो जा रहे हैं
वो उनको इलेक्टेबल बनाने नहीं, के चक्कर में जा रहे लेकिन हैं। तो आपके जो होगा नहीं वोटर्स ऐसा। जो वोटर्स हैं जिन्होंने आपको बताया था कि आज़ाद कश्मीर में 16 मिलेंगी फिर 11 मिले, लेकिन आप लोगों ने राजी बर इसको अल्लाह ताला की रजा समझ के आप खामोश हो गए अच्छे तरह, वो क्या बता रहे हैं कि सिंध में ओके मामला, कोई खतरा तो नहीं है पीटीआई से? उनकी क्या इत्तला है उन वोटर्स की? सिंध में हमारा कोई, देखिए सिंध में मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है इनके पास। वोटर्स का भी यही सिंध कहना के है? अंदर अभी हमें, हाँ, अच्छा, और सही। अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है वो पंजाब है, क्योंकि हम समझते हैं कि पंजाब में पंजाब नहीं जाएंगे। पीटीआई जो है पंजाब में यार कहाँ जगह है पंजाब पंजाब में? नहीं, पंजाब साउथ, मैं आपको बताऊं साउथ पंजाब के कितने सीट हैं जरा आपको मेरे ख्याल में मेरे दोनों तो वोटर यहाँ तैयार, मेरे अच्छा, तो साथी वोटर बैठे तैयार हैं, हो रहे हैं तो पंजाब में पंजाब के 22 बस तो अजमा, ठीक है मैं समझ गया, अजमा साउथ बुखारी पंजाब साहिबा, मैं पॉइंट समझ गया, आप कह रहे हैं पंजाब में भी हम थोड़ी बहुत एंट्री, लेकिन अजमा साहिबा आप नबीज वो जो खुद कह रहे हैं कि अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है, तो उनकी गुफ्तगू ये बात बताने के लिए काफ़ी है ना कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो नैरेटिव है उसमें तुसी कल्ले रह गए हो, पीपल पार्टी छोड़ गई है, आप पीछे मुड़ के देखें आप अकेले हैं, कोई नहीं है। आप देखें कितनी ज़बरदस्त गुफ्तगू फरमा रहे हैं नबील गबोल साहब, मारिफत से भरपूर। गबोल साहब एक गबोल साहब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है और बाज़ औक़ात जो है वो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें कर जाते हैं, तो वो दुरुस्त है, जो वोटर इनके पास है वो हमारे पास नहीं है। तो फिर तुसी कल्ले रह गए ना? गबोल साहब को तो छोड़े, वजीर दाखिला शेख रशीद जो है वो खुल के बता चुके हैं कि जो वोट को इज्जत दो का नैरेटिव है वो इस मुल्क में नहीं चलेगा और उसके लिए जो है वो इनको भुगतना पड़ेगा। तो फिर ठीक है, बनियानियों के लिए आपको जो है शेख रशीद साहब तो पहले से ही मुखालिफ सफ में थे ना, और पीटीआई भी, ये तो कल तक आपके साथ थे, आज इनके भी जो है वो तीर आपकी तरफ है, जो इनका इंतखाबी निशान भी है। वो पहले भी चाका ही थी, नहीं पहले भी चाका ही थी, मतलब वो छोड़ो इस बात को। अच्छा, अब ये तो जब आप ये गड़ी जो है ना, खुदा दो बख्श तीन में बातें खड़े रह मैंने के अली नारे मोहम्मद लगा रहे थे खान इनके साहब हक में, इनकी फेवर में बात कर रहे थे, तो आपको पता था कि ये तीर पढ़ना हमें ही है? हमारी ख्वाहिश ये हजारों ख्वाहिशें ऐसी, मुझे गबोल साहब के हर साथ ख्वाहिश में दम निकले, सही है। मुझे अली मोहम्मद खान साहब की बातों का लेकिन जवाब आपको खाली एक देना बात है, बताऊं, मुझे फिर आप उनका अली भाई के जवाब जवाब देना है। दीजिएगा। पहली आप तो बात यकीन ये है- करें, मैं आपको ब्रेक में नाम बताऊंगा उस रहनुमा का, 27 दिसंबर था, गड़ी खुदा बख्श था और एक बड़े घर में डिनर हो रहा था जो कि पीपल्स पार्टी ने होस्ट किया था, मरियम बीबी साथ बैठी थी। उस वक्त मैंने नून लीग के एक रहनुमा से कहा था, ब्रेक में आपको नाम बताऊंगा, कि भाईजान जागते रहना एनाते ना रहना, तो उन्होंने कहा नहीं ठीक हो जाएगा सारा, तो कोई बात नहीं, तो तुसी वेख लिया देखिए कोई बात चलिए, अब आप बता दें देखिए, मोहम्मद खान साहब। नहीं बदामी साहब, देखिए पॉलिटिक्स हर एक ने अपनी अपनी पॉलिटिक्स करनी है, पीपल्स पार्टी ने अपनी पॉलिटिक्स करनी है, हमने अपनी पॉलिटिक्स करनी है, उनको ठीक जो है। बेहतर लगता है ठीक वो है। आवाम देख रही है, उसने बेहतर जज करना है। अब मुझे जरा अली मोहम्मद खान साहब की, आप मुझे खामखा ना नबील के बोल के साथ ना उलझाओ, मुझे जहां उलझना है मुझे वही उलझना है, मुझे उनकी बातों का आप रिस्पॉन्ड आपको करना जहां उलझना है और वो अली ये भाई है वो कि आपसे मेरे उलझना प्यारे भाई को भूल उलझ जाता है 2018 का जो स्क्रिप्ट था ना, एग्जैक्टली वो जो है वो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हुआ। 2018 के इलेक्शन से पहले भी इनकी हुकूमत तो नहीं थी, जिनकी हुकूमत 2018 से पहले थी, इलेक्शन में थी, उन्हीं की हुकूमत अब भी थी। और सिटिंग गवर्नमेंट, आपका जो तनवीर इलियास है जो वजीर आला का, वजीर आजम का कैंडिडेट है, वो पंजाब का मावन खसूसी था उस्मान बुज़दार का। तमाम तर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पंजाब से वहां अपॉइंट की गई, इसको मैं कैटेगोरिकली जो है वो मैंने पहले भी बयान किया, मैं दोबारा कह रही हूँ। अच्छा। और पंजाब के अंदर जो 9 महाजिर सीटें हैं उसके ऊपर जैसे इंतजामिया का इस्तेमाल किया इन्होंने। आज मैं सुन रही थी फवाद चौधरी कह रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली हुकूमत है जिसने ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए। ओ भाई, थोड़ी सी शर्म होती है, थोड़ी सी हया होती है। अभी डस्का का इलेक्शन भूला नहीं है किसी को। डस्का के अंदर आपने कल भी तो आ रहा है इलेक्शन, अंजाम दिए थे उसमें ना, मजा उसके आएगा बाद ना, देखते हैं क्या होता है। कल भी तो इलेक्शन है, पकड़े गए, आपको चार्जशीट किया। एक मिनट, इनको चार्जशीट किया, इन्होंने जितने शफाफ इलेक्शन कराने के ये वो रवादार है, इनको पुरानी लत लगी हुई है। और अब जो मुख्तलिफ फैक्ट्स आए हैं, पता नहीं आप जानबूझकर या मुझे नहीं मालूम आप उसका क्यों नहीं आप वो प्ले कर रहे हैं, आपको प्ले करने चाहिए। जो विजुअल्स आ रहे हैं, जो हमारे बैलेट पेपर जंगलों से मिले हैं, शेर पे मोर लगे हुए, वो दिखाने चाहिए आपको। जो हमारे लोगों को जो है वो जहां वहां पर मारा गया, वहां पर फायरिंग्स हुई, वहां पर लोग मरे, वहां पर तशद्दुद हुआ, वहां पर हमारे जो पीटीआई के भी 2 पोलिंग एजेंट्स हैं उनको बाहर निकाल के बैलेट बॉक्स समेत लोगों को भागते हुए पकड़ा, उनकी गाड़ियों के नंबर मौजूद है। इसीलिए जुम्मे को फारूक हैदर साहब जो है वो तशरीफ लाएंगे, तमाम फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे और मेरी उम्मीद होगी
कि आप ब्लैकआउट नहीं करेंगे उनकी प्रेस भाई कॉन्फ्रेंस को, दिखाएंगे, जैसे हम तो कल आज भी करने की कोशिश मैं की थी। और लाइव दूसरी प्रोग्राम में आखिरी कह बात- रहा हूँ, कल हमने आखिरी उनको बात मुझे ये राब्ता करने कहनी की है कोशिश की, कि 11 तार के लिए वो मिलेनियम। हाँ आखिरी बात कर ले, ब्रेक के बाद अली साहब जवाब देंगे। जी जी मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, मिल चलो, जाएंगे, आप बिल्कुल लाइन अप करा मिलेंगे। देना आप, ठीक। और आप जो है वो आपको जुम्मे को वो आ रहे हैं इस्लामाबाद, पहले और एक जो बात फैक्ट्स कहूं मैं। लाएंगे मैं बताएं, उम्मीद करती हूं कम से कम बदामी आप जरूर नबील, दिखाएंगे। सही और है। आखिरी बात ये है, एक नबील भाई की एक बात सुन ले, मेरा आखिरी बात कर लें, एक कि सेकंड बात अली सुन के मोहम्मद खान साहब, मैं अली सिर्फ मोहम्मद ये खान कहना साहब, ये चाहता हूँ मुकद्दर की अजमा बात साहब, है, जो अजमा साहब, मोदी आपका फोन नहीं उठाता, वो अफगानिस्तान में कॉन्फ्रेंस के लिए गया वो और बिन बुलाए शादी पे आ जाए, तो ये मुकद्दर की बात है। आपको बिन मुल्क में बुलाए कोई थोड़ी नहीं आया पूछता, था। आपको मुल्क के बाहर कोई नहीं पूछता, इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं। चलो, लेकिन ये मैंने इम्प्रेशन जो आप जी। नहीं, ये जो इम्प्रेशन दिया जा रहा है, आपका टिकर भी चल रहा है कि हमें कहा गया था 16 सीटें मिलेंगी। हमें किसी ने कहा नहीं था भाई। हमें ये था, जिस तरह हम इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे, तो हमें पता था कि 16 से 18 सीटें हमें मिलेंगी, जो कि हमें अच्छा। कम मिली है। ये मैंने कहा, तो वो अच्छा, टिकर मैंने ये चेंज कर सुना दिया कि जो आपने नीचे चल कहा, रहा है और आपका। हमारे टिकर वाले भाई ने भी, कि हमें कहा था 16 मिलेंगी, 11 मिली, फिर भी खुश रहे। अली अहमद खान साहब, आपने भी यही सुना था? जरा हमें कहा था, समातों का इम्तिहान पार्टी के लोगों ने कहा था, पार्टी के लोगों ने, कि हमें 18 से नहीं, 20 मैंने आपसे सीटें पूछा मिलेंगी, किसने कहा, आपने कहा लेकिन हमें वोटरों ने 11 कहा। सीट गोली मिली। निकल चुकी है, तीर ने, वोटर- आपका तीर इंतखाबी कमान निशान है से ना, निकल तीर, चुका है गबोल साहब। ये अब हवा में अभी उड़ रहा देखिए, है। हाँ, यार तीर कमान से निकल चुका है। देखे अबे कमान से निकल देखे, चुका मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि अभी देखे, ये कश्मीर का जो इलेक्शन था, बड़ा सेंसिटिव इलेक्शन था। इसमें लोग गद्दार भी बन गए, इसमें लोगों ने नोटों की गड्डियां भी बांटे, सही है। इसमें मिनिस्टरों ने फायरिंग भी की, इसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अमीन गंडापुर को इलाका छोड़ना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर उसका हाथ पकड़ के ले आए, जैसे बच्चे को ले आते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, मैं समझता हूँ कि ये इस नहीं पर हम ना सही है, जाए ठीक और है। आगे बढ़े। चलो। आगे हमें और बहुत सारे काम करने हैं। इलेक्शन अगले साल है भाई। इलेक्शन में डेट्स 2 साल नहीं है, इलेक्शन में 1 साल है। हाँ, ये मैं टाइम- आपको बता दूं। और इलेक्शन की तैयारी के लिए हमने जो है अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। सही है। हमने वो स्ट्रेटेजी या बनाई मुझे है। बिल्कुल शेख रशीद कश्मीर लगे में हैं तो अभी देखो लेन देन पैसे कि का हो रहा है। 2022 अभी इलेक्शन का कश्मीर साल में लेन देन हो रहा है, अभी भी हो रहा है। अच्छा। अभी वसीम, मैं आपको बताऊं कि ये जो गैर मुल्की, ये जो बैरूनी सीट है, जिसको पता नहीं वो क्या कहते हैं, उस सीट के ऊपर एक बंदा है इकबाल नाम का, वो 22 करोड़ रुपए में टिकट खरीदने आया रिजर्व सीट के ऊपर। तो मैं ये तो कह रहा हूं कि ब्रेक के बाद जरा, ठीक है, पैसा चला है। चलो अजमा साहब 26 सीट कैसे ले लिया भाई? ठीक है, चलो 26 सीट, सोचो, जिसके पास एक सीट नहीं था कश्मीर में, 26 सीट ले गए। पैसा तो चला है ना। आपने देखा अली अमीन गंडापुर पैसा बांट रहा था। चलो ब्रेक के बाद अली बता देंगे जी, ब्रेक के बाद आते हैं वापस। खुश आमदेद। आज एक और डेवलपमेंट भी हुई है, जरा उस पर भी बात कर लेते हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप के एक बड़े एक्टिव रुक है ना, नज़ीर चौहान साहब, वो अचानक गिरफ्तार हो गया। अचानक तो नहीं हुए, शहजाद अकबर साहब के हवाले से उन्होंने बयान दिया था, बड़ा हसास नोयत का बयान दिया था, अभी है हमारे पास चला नहीं रहे, लेकिन कि वो मज़हब के हवाले से उनकी, जो हम पहले ही बात कर रहे थे कि इतने संगीन इल्ज़ामात नहीं लगाने चाहिए किसी की हुब्बुल वतनी पे, और मतलब इससे मज़हब का मामला तो बहुत ही एक वो है। तो बार उन्होंने कहा था, उस पर उन्होंने कंप्लेन की और आज गिरफ्तार हो गया नज़ीर चौहान साहब। आज रात जेल में गुजारेंगे, चूँकि ज़मानत हो गई लेकिन बेल उन्होंने पोस्ट नहीं की, तो आज रात जेल में गुजारेंगे। सलमान नईम साहब भी जहांगीर तरीन ग्रुप के ही हिस्सा है। हमारे बाकी मेहमान हमारे साथ हैं। मैं ज़रा क्विकली पूछूँ, सलमान साहब, ये क्या हुआ है? नज़ीर चौहान साहब आपके ख्याल में क्यों गिरफ्तार हुए हैं? जो वजह बताई जा रही है वही है, कुछ और है? जी वसीम भाई, नज़ीर चौहान पे क्योंकि एफआईआर तो काफी दिन से हुई भी थी, बल्कि बजट से पहले की हुई भी थी, लेकिन नज़ीर चौहान साहब ने 2 दफा बजट से पहले भी और बजट के बाद भी जाके शामिल तफ्तीश होने की कोशिश की, लेकिन और गिरफ्तारी देने की भी उन्होंने कहा कि भी अगर आपने मुझे गिरफ्तार करना है तो कर लें। लेकिन आज अचानक से, क्योंकि हमारा कुछ दिन बाद एक नथिया गली का प्रोग्राम था, तरीन साहब ने वो अरेंज किया हुआ था, जो कि एक बिल्कुल गैर सियासी था। हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था कि वहाँ गले पर में पड़ गया। जी, तो वो नबील कबूल साहब सही कह रहे हैं, नथिया गली वाला प्रोग्राम गले पड़ गया। बस नबील कबूल साहब क्योंकि जो है वो इंफॉर्मेशन रखने वाले आदमी है, तो मैं समझता हूँ कि शायद इनकी बात ठीक हो। अच्छा, आप कह रहे हैं गैर सियासी नथिया गली, आप लोग ऐसे मौसम एंजॉय करने इकट्ठे हो रहे थे सारे? मौसम एंजॉय करने इकट्ठे हो रहे थे, लेकिन वो मीडिया में भी हाइप क्रिएट हो गई कि शायद हम कोई आइंदा का सियासी लाहे अमल तय करने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, या कोई आप कह रहे हैं तरीन ग्रुप का इजलास नथिया गली को था, उसको रोकने के लिए नज़ीर चौहान साहब की गिरफ्तारी हुई है? जी, मैं यही समझता हूँ। और तो अब हो रहा है नथिया गली वाला वो इजलास या नहीं हो रहा? तो गिरफ्तार करना होता तो पहले भी कर सकते थे, और नथिया गली वाला जो है वो प्रोग्राम जो है वो पोस्टपोन कर दिया है। और कल हमारी एक मीटिंग हो रही है इंशाल्लाह लाहौर में,
क्योंकि आज जब गिरफ्तारी हुई तो जहांगीर तरीन साहब जो है वो रहीबियार खान में थे। इस वजह से कल का हमने रखा है प्रोग्राम, कल इंशाल्लाह मीटिंग करेंगे, उसके बाद आइंदा के कल की मीटिंग का एजेंडा क्या है? कल की मीटिंग का एजेंडा जो आज पेशरफ्त हुई है नजीर चौहान की गिरफ्तारी, उसी पर बात होगी कि ये क्यों हुई और क्या वजूहात थी इसके पीछे, ये आज उसको डिस्कस करेंगे। आज एक टीवी चैनल पे कहा गया जनाब कि वो आपका नाम भी लिया गया और एक दो और लोगों का भी, खुद जहांगीर तरीन साहब की गिरफ्तारी के हवाले से बात की गई। आपको है ऐसी कुछ खबरें कि जहांगीर तरीन साहब की गिरफ्तारी भी ऑन कार्ड्स है और आप समेत एक दो और अरकान की भी जहांगीर तरीन ग्रुप के? जी वसीम भाई, सुबह से ही कोई दोपहर 2-3 बजे से ही मुझे मीडिया के कुछ हजरात और स्पेशल ब्रांच से भी बल्कि और जो है वो FIA के भी जो दोस्त हैं लोकली, वो मुझसे बात कर रहे थे कि आज रात की आपकी गिरफ्तारी जो है वो मुमकिन है। खुरम लगारी साहब का नाम लिया जा रहा है, तो जहांगीर तरीन साहब और उनके बेटे का नाम लिया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही कि ये क्यों पैनिक क्रिएट किया जा रहा है, जबकि तो आपके पास इत्तला है कि तरीन साहब की गिरफ्तारी मुमकिन है? जी बिल्कुल, गिरफ्तारी तो मुमकिन है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह की करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि चीजें बहुत बेहतर अंदाज में आगे जा रही थी। मैं समझता हूँ कि अगर आपकी बात को सही मान लिया जाए, या तो कोई आपसे डिसएग्री करे, अगर आपकी बात को सही मान लिया जाए कि तरीन साहब की गिरफ्तारी मुमकिन है, तो शहजाद अकबर साहब की ख्वाहिश पे तो नहीं होगी ना, फिर तो कोई और ऊपर का मामला होगा ना, फिर ही हो सकती है ना। जी बिल्कुल वसीम भाई, ये आपकी तरह मेरी भी समझ से बालातर है कि अगर चीजें सही सिमत में जा रही हैं और बजट में भी हमने भरपूर तरीके से साथ दिया, उसके बाद जब भी जरूरत पड़ी हमने भरपूर तरीके से साथ दिया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बजट भी गुजर गया, कश्मीर इलेक्शन भी गुजर गया, अब मतलब ऐसा कोई शायद जरूरत नहीं है, तो इस वजह से वो पुराने बदले लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको लग रहा है आप लोगों को यूज किया गया? मैं एक बात कैटेगोरिकली कहूंगा कि तरीन साहब हों या खुरम लगारी साहब हों या मैं हूं, अगर हमें हक पर चलने के बदले हमें गिरफ्तार किया जाता है तो हम उस गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं। अगर हमें इस चीज की सजा दी जाती है हम बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन सर एक बात बताएं, फिर मैं जरा बाकी मेहमानों की तरफ जाता हूँ। सलमान साहब ये तो देखें ना, फिर काइंड ऑफ मतलब एक ब्लैकमेलिंग या फिर एक प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स नहीं है कि भाई अगर तरीन साहब ने, मैं नहीं कह रहा उन्होंने किया है, अगर तरीन साहब ने गलत किया है, लॉ विल टेक इट्स ड्यू कोर्स, वो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो होता रहेगा। अगर नज़ीर चौहान साहब ने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया किसी के मजहब पे, कोई मुझ पर मजहब या मिल्लत के हवाले से इल्ज़ाम लगाया, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। शहजाद अकबर एक शहरी भी हैं, उन्होंने कार्रवाई की गुजारिश की और बंदा गिरफ्तार हुआ है। अब वो गिरफ्तार हो गया है तो आप इजलास बुला रहे हैं, तो ये तो आप सीधा सीधा कानून पर असरअंदाज होने का काम कर रहे हैं ना, ये तो फिर ब्लैकमेलिंग है भाई। मतलब तो इस मुल्क में कानून चलना है नहीं चलना है? सवाल किए, पहली बात जहांगीर तरीन साहब की जहांगीर तरीन साहब ने अगर कुछ गलत किए, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि उसको बिल्कुल वो अदालत को फेस भी कर रहे हैं। कोई जो है वो हियरिंग ऐसी नहीं है FIA में जब उनको तलब किया गया हो वो ना गए हो, या उन्होंने अपने जवाब जमा न कराए हो, या फिर इंटरम बेल के लिए जब हम तो बैंकिंग कोर्ट्स में पेश होते रहे, सेशन कोर्ट्स में जहांगीर तरीन साहब पेश होते रहे। दूसरी बात ये कि अगर पहली तो बात ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपकी बात ठीक है, मजहब के हवाले से बात नज़ीर चौहान साहब को ये बात तो नहीं करनी चाहिए थी ना। मैं इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन अगर बात हो गई है तो मुसलमान होने के नाते हम कोई भी कहने के लिए तैयार है कि मेरा आखिरी नबी पर पूरा यकीन है और उसके बाद सर बिल्कुल सही बात है। लेकिन सलमान साहब कोई मुझ पर ये इल्जाम लगाया कि इतना बड़ा इल्जाम जिसको दोहराया में नहीं जाता, तो मैं तो ये कहूंगा कि यार मैं क्यों वजाहत दूं भाई, मतलब मैं किसी को बताऊं कि मैं कितना बड़ा मुहिब बताऊं या कितना बड़ा आशिक रसूल हूं, ये मतलब मैं क्यों वजाहत दूं? कोई कौन होता है? वसीम भाई ये हो गया ना, मतलब पहले तो ये नहीं होना चाहिए। तो या तो वो अल्फाज वापस ले लेते या माजरत कर लेते, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया ना। लेकिन आप ये भी तो देखें ना, आप इस लॉजिक को भी देखें कि FIA उनसे इन्वेस्टिगेट कर रही है और FIA को हेड कर रहे हैं जो यानी कंप्लेनेंट हैं, जिन्होंने शिकायत लगाई है, वही अगर वो मतलब वही आम शहरी भी तो है ना, उसके कुछ राइट्स है ना एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। जी बिल्कुल आम शहरी है वो, अगर आम शहरी बन के अगर कंप्लेन करते और जनाब FIA को फिर वो या तो हेड ना करें, किसी और इदारे को दे दें ये सारी इन्वेस्टिगेशन, तो फिर काबिल कबूल है। लेकिन FIA को हेड भी कर रहे हैं और जनाब साहब कंप्लेनेंट भी हैं, तो ये कुछ समझ में नहीं आती। मैं समझता हूँ लोग भी इस चीज को समझते हैं कि ये कुछ अच्छा नहीं हो रहा, चीजें अच्छी तरफ नहीं जा रही। अजमा साहब फिर मैं अली मोहम्मद खान पर आप कमेंट कीजिएगा, क्या ये आपको लग रहा है कि चूंकि बजट में भी आप लोग बार बार कहते रहे कि तरीन ग्रुप को NRO दे दिया गया है, तो ये क्या NRO वापस हो गया? वसीम ये खबर ये नहीं है। अच्छा फिर क्या है वसीम? खबर पता है क्या है? खबर क्या है? खबर ये नहीं है कि नज़ीर चौहान जो है गिरफ्तार किया, खबर ये है कि वो एक दिन में बेल भी हो गया उनका, और ख़बर ये है कि जो है आज सिंध हाई कोर्ट ने खुर्शीद शाह का बेल रिजेक्ट कर दिया। असल खबर ये है। अच्छा भाई वो तो गिरफ्तार हो गए, बेल हो गया, बात खत्म। हाँ वो ठीक है। अच्छा भाई जनाब क्विक कमेंट अजमा साहब, फिर अली मोहम्मद खान जवाब देंगे। NRO आप तो कह रहे थे हमने कहा था कि उनको हमने उनको कहा था कि उनको NRO मिला है, लेकिन वो NRO कंडीशनल था।
बजट पास कराने के लिए। और मुझे अफसोस है कि जहांगीर तरीन ग्रुप जो है वो बड़ी आसानी से इस्तेमाल हो गया। उसमें बड़े जहां दीदा जो है वो पुराने पार्लियामेंटेरियंस और सियासी लोग भी हैं, लेकिन उनको इमरान खान साहब ने उनको जो है वो कैसे इस्तेमाल किया और अब इनके साथ क्या होने वाला है ये वक्त बताएगा। ये हमारा कंसर्न नहीं है, ये जाने। ये एक तरफ देखें ना, एक तरफ कहते हैं हमारी पार्टी है, हमारे वजीर आजम है। भाई वजीर आजम के बगैर ये सब हो नहीं सकता जो हो रहा है। और इस मुल्क में क्या कह रहे हैं सलमान साहब? नहीं, मुझसे ना डरो, मुझसे ना डरो, उनसे डरो जिनसे आपको डरना चाहिए। अल्लाह से डरना चाहिए, उनसे डरो जिनसे डरना चाहिए। मुझे गरीब से क्या डरना है तुमने सलमान? मैं और आपसे नहीं जिन डर रहा, पे वो लेकिन वैसे आपकी भी बातों कहते से हैं, डर रहा मौला अली का कॉल है, जिस पे एहसान करो उसके शर से डरो। तो अब आपका शर से डरने का टाइम होने वाला है। चलो भाई, अली मोहम्मद खान साहब ये क्या होने वाला है बता दें भाई, आप बता दें। ये फिर तरीन ग्रुप वाला मामला खड़ा हो गया आज। देखिए, ये हमारे भाई हैं। जो शहजाद साहब का और नज़ीर साहब का इशू है, वो मैं नहीं समझता कोई सियासी इशू है। उसको अगर कोई सियासी रंग देना चाहता है वो भी गलत है। वो एक बयान उनका आ गया, उस पर उनका राइट था शहजाद साहब का, उन्होंने उस पर कानूनी चाराजोई की। वो बेसिकली ये एक अदालती मामला है। सियासी तौर पे मैं नहीं समझता कि ये कोई इशू ऐसा है जिसको, अगर ये कोई नथिया गली में मीटिंग भी थी या कोई मुलाकात कर रहे थे, तो ये फ्री सिटीजन्स हैं, इस मुल्क के शहरी हैं। हुकूमती जमात से भी इनका ताल्लुक है, और जो पार्लिमानी जमात होती है उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। ये तो बड़ी मैं समझता हूँ एक मामूली सी चीज़ है जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इनके या कुछ और लोगों के बीच में होगा। लेकिन अली साहब, आपको नहीं लगता कि जरा फंस गई है पीटीआई इन द सेंस असल में तो कि एक जो तरफ मसला है, देखें, जी अभी आप कश्मीर पे बात कर रहे थे, जी अभी आप कश्मीर इलेक्शन पे बात कर रहे थे, तो कोई मुझे बताना पसंद करेगा कि वो कौन सी जमात है जो इलेक्शन लड़ने जाए और हुकूमत बनाना चाहती है? इट्स ऑन अ वेरी सीरियस नोट, दे हैव टू थिंक कि आपका सदर आपके साथ नहीं है कश्मीर में, आप बात करते हैं, आप वहाँ पे जाके आपके ना आपके शहबाज साहब आपके साथ हैं, ना आपके कोई 4-5 मेन जो यहाँ पे कौमी असम्बली में आपके सीनियर लीडर जो साबिका फेडरल मिनिस्टर्स हैं, कौन है उसने जो वहाँ पे गली गली फिर के कैंपेन की है? तो ये असल में तो जो शगाफ है वो तो इनकी जमातों में है, और ये इसकी फ़िक्र ना करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करेगा। आज से यानी कि मैं आपको बताऊं, चंद साल पहले की बात है, जब अभी हमारी हुकूमत नहीं बनी थी, पीटीवी पे कभी जाते थे ना हम वसीम बादामी प्रोग्राम के लिए, जी तो नून लीग वाले दोस्त साथ जब निकलते थे तो लेफ्ट साइड पे ये हमारे दोनों दोस्तों को, खासकर गबोल साहब को पता है, उन्होंने मरकज़ में यहाँ आज़मा बीबी ने तो ज़्यादा खैर सियासत पंजाब में की है, तो लेफ्ट साइड को देखते थे तो पीटीवी में तस्वीर लगी होती थी मियाँ साहब की और ममनून साहब की। सही है। तो मैं उनको वैसे ही कहता था कि देखें इंशाल्लाह यहाँ पे खान साहब की तस्वीर होगी, तो ये हमारा मजाक उड़ाते थे। आज पूरे पाकिस्तान में सिर्फ सिंध, और सिंध में भी सिर्फ रूरल सिंध रह गया है, अर्बन सिंध में इनग्रेस हमारी हो चुकी है। 2013 से हुई है, 8-8.5-9 लाख वोट लिया था 2013 में। तो इंशाल्लाह देखें, इज्जत जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। आज कश्मीर में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने जा रही है, जीबी में भी है, आपके बलूचिस्तान में एलाइज हैं, खैबर पख्तूनख्वा में भी है, पंजाब जो कभी एक ज़माने में पीपल्स पार्टी का किला था, फिर मुस्लिम लीग नवाज से जीतने का कोई सोच नहीं सकता था। और जहाँ तक एहसान की बात मेरी बहन ने की है कि जिस पे एहसान करो उससे डरो, तो मैं समझता हूँ कि वो जिलानी साहब बड़ा अपने आप को कोस रहे होंगे कि जो एहसान उन्होंने किया था उसका सिला कोई उनको कोई अच्छा नहीं मिला। IJI वाला ज़माना सबको जो है वो याद होगा। तो ये उन तारीखों में ना जाएं, आज की बात करें। आज की बात ये है कि अपोजिशन फेयर एंड स्क्वायर कश्मीर हार चुकी है, और इंशाल्लाह अभी बारी जो है वो सिंध की है। इंशाल्लाह वो कह रहे हैं अगली बारी फिर जरदारी नहीं है सिंध में। इमरान खान साहब के एक सिपाही इंशाल्लाह वज़ीर आला बैठे होंगे। फिर हमारे पास है 5 मिनट, उस पर बात करते हैं कि कल भी एक इलेक्शन है ना, ज़िमनी इलेक्शन है, बड़ा इंटरेस्टिंग, सियालकोट का, थोड़ा बात करते हैं उस पर भी। ब्रेक। सलमानी साहब बहुत शुक्रिया आपका, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। चलें जी, आखिरी 3-3.5 मिनट हमारे पास, तो नबील गबोल साहब से शुरू कर लेते हैं, फिर अज़मा साहब और फाइनल कमेंट अली खान साहब। नबील साहब, कल इलेक्शन है, PP 38 है, सियालकोट है, नून लीग यहाँ पे जीती थी तकरीबन 58,000 वोट लेके, राउंड ऑफ करे तो, और फिर उसके बाद PTI दूसरे नंबर पे थी तकरीबन 28,000 वोट लेके, ये मुझसे 50,000 आगे पीछे कर दिया, 18,000 वोट से हार गई थी बहरहाल PTI। तो कल क्या पीपल्स पार्टी जीत सकती है कल का इलेक्शन?
नहीं, मैं इस तरह की बात क्यों करूं कि जिससे आप फिर दोबारा टिकर चला लें और अजमा बुखारी आप कह रहे हैं एक शो में एक ही गलती तो- काफी है भाई, ठीक है ये भी सही। नहीं, एक शो में एक बाकी गलती। बेस्ट ऑफ लक। जाहिर है नहीं। आपकी क्या ख्वाहिश है कि नून जीते या पीटीआई जीते? नहीं, देखें, हमारी नून से दुश्मनी नहीं है और हम समझते हैं कि कल को हमें दोबारा एक होना पड़ेगा। इलेक्शन में अगर अलायंस नहीं बनाएंगे, हो सकता है हम कश्मीर में भी कोalition गवर्नमेंट नहीं, बनाएं यानी इन दोनों का मुस्लिम लीग मुकाबला है नून अगर के तो साथ और आपकी उस आपकी शख्स ज्यादा के हिमायत साथ। नून के साथ है? हमारी बेस्ट विशेस नून के साथ। ओके ओके, पीटीआई के साथ नहीं है जी। अजमा साहब फाइनल वर्ड, कल क्या हो रहा है? 18,000 वोट से जीते थे आप लोग। देखिए, पहले तो फाइनल वर्ड ये है कि हम वो कौम हैं कि जिन्हें वोट भी देना होता है, फिर उसके बाद वोट पे पैरा भी देना होता है। इससे आप पाकिस्तान की सियासत का और पाकिस्तान के इंतखाबी हालात का अंदाजा लगा लीजिए। ये हमारी बहुत शॉर्ट विन सीट है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। बाजी फरदौस के हल्के से जो है वो नीचे का ये विंग है, लेकिन अभी बहुत सारी क्लिप्स जो हैं वो हम तक मौसूल हुए हैं जहां पर टाइगर फोर्स के लोगों को दोबारा फैसलाबाद से, सरगोदा से, इन जगहों से लड़कों को टाइगर फोर्स की वो पनाह के दोबारा से भेजा जा रहा है सियालकोट के अंदर कल के इलेक्शन में। और प्लान ये है कि जहां जो हमारे ज्यादा थिकली पॉपुलेटेड एरियाज है वहां पे गो स्लो रखी जाए पोलिंग, और दोबारा अगर ये हालात खराब करने की कोशिश करेंगे। कश्मीर में जो आपने किया, हुकूमत आपने बना ली, लेकिन आज भी दिलों का वजीर आजम भी नवाज शरीफ है, और आज भी आपको दुआएं नहीं मिलती हैं कहीं से। अली मोहम्मद खान साहब, जो आपने मसाइल पाकिस्तान के हल किए थे ना, अफसोस की और तबाही की बात यह है कि अब कश्मीर को भी वही भुगतने खान साहब बता दें, कल सियालकोट PP 38 आपका फिरदौस वाला इंशाल्लाह इंसाफ की जीत होगी। और ये लोगों को मेरा मशवरा है, कोशिश करें अपने सदर साहब को भी ले आएं, उनसे भी थोड़ी सी कंपेन आपको इतनी मोहब्बत जागी है शहबाज शरीफ साहब से, आप बड़ा मिस कर रहे हैं। अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान के तो आप बन नहीं सकते, बस दिलों के ही वजीर आजम बने। ये अलहदा बात है कि वो दिल ज्यादातर जो है जिनके आप वजीर आजम बनते हैं वो हिंदुस्तान में ही धड़कते हैं। यार ये अब आपने जाते जरा मोदी साहब की तरफ इशारा है। फिर देखे ना, अभी आपने इनको मार्जिन दिया था कि ये ऐसी बातें अभी नहीं आप करते। शो के शुरू में मैंने आपकी तारीफ की कि आप ये वाले मजाक में इल्जाम नहीं नहीं समझते। ये है असल मजाक असलियत नहीं, इनकी। थोड़ा आपने बहुत अपनी मजाक है, करते हैं। असल गोल मार दिया असलियत जाते मुनाफा जाते 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 तारीफ की और बाद में 11:03 पे आपकी तारीफ की, 11:55 पे आपने गोल मार दिया अपनी पोस्ट दिस पे। इज द रियल फेस ऑफ पीटीआई। वो कह रहे हैं मजाक कर रहा था, मजाक कर रहे थे। अच्छा भाई, चले ठीक है, मजाक करते रहे ये, लेकिन मैंने मजाक कह रहा हूं, नहीं मजाक भी किया। नहीं जब आपके पास से गैबी मदद उठ जाएगी ना, फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपको वोट कितने मिलते हैं और आप कितने पॉपुलर हैं। ये भी मदद तो आती है अल्लाह वालों को, आप भी अल्लाह वाले बने, अल्लाह की मदद अल्लाह आपको आ ताला से जाएगी। नहीं ना आती आपको कहीं और से आती है। हाँ, उसके बगैर लड़के दिखाइए। नहीं, मलंग अब वो छोड़े बनाती ना। है जिस तरह हम मलंग हैं। अब छोड़े ना, जिनके घर मोदी से साड़ियां आती हैं उनको अल्लाह की मदद थोड़ी आती है। चलो यार मैं प्रोग्राम का वक्त खत्म करता और हूँ। जिसकी सारी जिंदगी मोदी की गोद में गुजरी है, उसकी जो एक्ट्रेसेस के जरिए फंड रेजिंग करता रहा वो चल वो बहुत- बड़ा- कल इलेक्शन देखते हैं क्या होता है, फिर पे तज्जिया करते हैं कि क्या नतीजा आता है। जिंदगी से तो कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।